हेलो दोस्तों, रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रवि कुमार साव। आज हम फिजिक्स का वो चैप्टर शुरू कर रहे हैं ना, जो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स का कह सकते हैं फेवरेट टॉपिक है, मोशन यानी कि गति। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट में बहुत गलतियां करते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन मेरा वादा है, आज के बाद आप सवाल देखकर ही जवाब देंगे, कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोशन को समझने से पहले ना हमें एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हम इसे देखते कैसे हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज आप कह लीजिए पूरी तरह से रुकी हुई नहीं है। सब कुछ रिलेटिव है, यानी सापेक्ष है। हर चीज किसी ना किसी के मुकाबले में चल रही है। और यहीं पर आता है हमारा सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु। मतलब वो खास पॉइंट जहां से हम मोशन को देख रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। यही किसी भी मूवमेंट को डिस्क्राइब करने की चाबी है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं। अब आपके लिए जो यात्री आपके ठीक सामने बैठा है वो तो रेस्ट में है, मतलब रुका हुआ है ना? लेकिन सोचिए, जो चाय वाला प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसके लिए तो आप दोनों ही मोशन में हैं, यानी गति में हैं। तो इससे क्या साबित होता है? यही कि गति पूरी तरह से देखने वाले पर, यानी ऑब्जर्वर पर निर्भर करती है। चलिए अब आते हैं आज के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो दो शब्द जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, दूरी और विस्थापन, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में जो अंतर है ना, वो एग्जाम के लिए समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दूरी यानी डिस्टेंस का मतलब है आपने टोटल कितना रास्ता तय किया, कुल पथ की लंबाई। ये कभी जीरो नहीं हो सकती अगर आप चले हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं। दूसरी तरफ है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? ये आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की सबसे छोटी, एकदम सीधी दूरी है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर, जीरो डिस्प्लेसमेंट का रहस्य। इसको एक रोजमर्रा के बिल्कुल आसान से उदाहरण से समझते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लो आप अपने घर से निकले, 5 किलोमीटर दूर बाजार गए आलू खरीदने, और फिर आलू खरीद कर वापस अपने घर आ गए। सिंपल है ना? तो इस केस में आपने कुल कितनी दूरी तय की? बहुत सिंपल है, 5 किलोमीटर जाने का और 5 किलोमीटर वापस आने का, मतलब टोटल हो गया 10 किलोमीटर। यह है आपकी तय की हुई कुल दूरी। लेकिन यहां आता है असली खेल। आपका विस्थापन कितना हुआ? जीरो, बिल्कुल शून्य। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आप जहां से चले थे, घूम फिर कर वहीं वापस आ गए। आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही हैं, और जब ऐसा होता है तो विस्थापन हमेशा जीरो होता है। और बस यही कॉन्सेप्ट हमें उस सबसे जरूरी नियम तक ले जाता है जो आपको परीक्षा में सवाल सही करने में मदद करेगा। यह नियम हमेशा याद रखिएगा। तो एग्जाम का गोल्डन रूल ये है, याद रखना दोस्तों, दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। ये एक फैक्ट आपको कई सारे गलत ऑप्शंस को तुरंत हटाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है तो मेरे एक सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। सवाल ये है कि अगर कोई एक वृत्ताकार रास्ते यानी सर्कुलर पाथ पर एक पूरा चक्कर लगाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? सोचिए और जवाब दीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां हम चाल और वेग का अंतर देखेंगे। कभी सोचा है कि जब आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर 60 दिखाता है तो वो पूरी कहानी क्यों नहीं बता रहा होता? वेल, आज हम उसी अधूरी कहानी को पूरा करेंगे। पिछले विश्लेषण में हमने दूरी और विस्थापन को समझा था, और आज हम चाल और वेग के बीच के उस बारीक से अंतर को समझेंगे जो अक्सर इतना कंफ्यूजन पैदा करता है। और हाँ, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। रेलवे की परीक्षाओं में यहाँ से यूनिट और दिशा पर सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए पक्का कर लिया जाए। ठीक है, तो चाल और वेग को समझने की जो चाबी है वो हमारे पिछले विश्लेषण में ही छिपी है। याद है आपको? हमने दूरी और विस्थापन के बीच का फर्क समझा था। बस वही हमारी आज की समझ का बेस बनने वाला है। तो एक क्विक रिमाइंडर है ना, दूरी यानी कि टोटल रास्ता, चाहे आप जितना भी घूम फिर कर क्यों ना गए हों,
और विस्थापन मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की एकदम सीधी सबसे छोटी दूरी। अब यहीं से कहानी मजेदार होती है, क्योंकि चाल का सीधा रिश्ता है दूरी से और वेग का गहरा नाता है विस्थापन से। चलिए सबसे पहले उस चीज को समझते हैं जो हमें सबसे आसान लगती है, चाल यानी कि स्पीड। जब भी कोई पूछता है ना कितनी तेज, तो वो असल में चाल के बारे में ही पूछ रहा होता है। यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि चाल को दिशा से मतलब डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक नंबर होता है, एक वैल्यू, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बस बात खत्म। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चाल को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका फॉर्मूला भी इसकी तरह ही एकदम सिंपल है। चाल निकालने के लिए बस आपने जितनी कुल दूरी तय की है उसे लगे हुए कुल समय से डिवाइड कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुल दूरी का इस्तेमाल हुआ है, विस्थापन का नहीं। और ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। इसे समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपकी बाइक या कार का स्पीडोमीटर है। वो आपको बताता है कि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे हैं, लेकिन उसे इस बात से जरा भी मतलब नहीं कि आप उत्तर जा रहे हैं या दक्षिण। स्पीडोमीटर को सिर्फ रफ्तार की चिंता है, दिशा की नहीं। अच्छा, अब जब चाल समझ आ गई तो वेग को समझना तो समझिए बच्चों का खेल है। वेग असल में चाल का ही एक थोड़ा स्मार्ट, ज्यादा जानकारी वाला भाई है। इसमें बस एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी चीज और जुड़ जाती है, और वो जरूरी चीज है दिशा। जी हां, डायरेक्शन। जैसे ही आप चाल के साथ ये बता देते हैं कि किस तरफ, वो फौरन वेग बन जाता है। बस यही वो एक चीज है जो इन दोनों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर देती है। तो वेग हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है, बल्कि ये भी बताता है कि किस दिशा में चल रही है। और क्योंकि इसमें दिशा जुड़ गई तो ये बन जाती है एक सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब है एक ऐसी चीज जिसके पास वैल्यू भी हो और दिशा भी। अब जरा इसके फॉर्मूले पर भी एक नजर डालिए। वेग की गणना के लिए हम दूरी नहीं बल्कि विस्थापन का इस्तेमाल करते हैं, और ये छोटा सा बदलाव ही सब कुछ बदल देता है, जैसा कि हम अभी देखने वाले हैं। अब आता है वो मोमेंट जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर देगा। एक पहेली जो आपको आहा कहने पर मजबूर कर देगी। सवाल ये है, क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो चल तो रही हो, मूव कर रही हो, लेकिन उसका वेग 0 हो? सोचिए जरा। चलिए इसका जवाब एक एग्जाम्पल से ढूंढते हैं। मान लीजिए उषा एक 90 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में तैर रही है। वो 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और फिर तैरकर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती है। तो सबसे पहले कुल दूरी का हिसाब लगाते हैं। उषा 90 मीटर गई और 90 मीटर वापस आई, तो 90 + 90 कुल दूरी हो गई 180 मीटर। बिल्कुल सिंपल। लेकिन अब जरा विस्थापन को देखिए। क्योंकि उषा वहीं वापस आ गई जहां से उन्होंने शुरू किया था, उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही हो गया। इसलिए उनका कुल विस्थापन कितना हुआ? 0, 0। तो अब अगर हम उषा की औसत चाल निकालें तो हमें क्या यूज करना होगा? दूरी। तो 180 मीटर को 60 सेकंड से भाग देने पर हमें मिलती है 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल। इसका मतलब वो वाकई चल तो रही थी। लेकिन जैसे ही हम औसत वेग की गणना करते हैं, हमें विस्थापन का इस्तेमाल करना होगा। और 0 मीटर को 60 सेकंड से भाग देने पर जवाब क्या आता है? 0 मीटर प्रति सेकंड। तो ये रहा आपका जवाब। जी हां, एक चलती हुई वस्तु का वेग 0 हो सकता है अगर वो घूम फिरकर अपनी शुरुआती जगह पर ही वापस आ जाए। तो देखा आपने कैसे विस्थापन का 0 होना वेग को भी 0 कर देता है। अब चलिए इन सभी जरूरी बातों को एक जगह समेट लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। ये टेबल हमारे पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। देखिए, चाल का आधार है दूरी, वेग का आधार है विस्थापन। इसी वजह से चाल अदिश है, उसे दिशा से कोई मतलब नहीं, जबकि वेग सदिश है, उसे दिशा चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़ा अंतर, एक चलती हुई चीज की चाल कभी 0 नहीं हो सकती, लेकिन जैसा हमने उषा के एग्जाम्पल में देखा, उसका वेग बिल्कुल 0 हो सकता है। और ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपकी गाड़ी का ओडोमीटर हमेशा कुल दूरी मापता है। दूसरा पॉइंट तो और भी दिलचस्प है। सोचिए कोई चीज गोल गोल घूम रही है एक ही रफ्तार से, तो उसकी चाल तो फिक्स है, लेकिन क्योंकि उसकी दिशा हर पल बदल रही है, उसका वेग भी लगातार बदल रहा है।
और आखिरी बात तो हम सीख ही चुके हैं, शून्य विस्थापन मतलब शून्य वेग। तो इस पूरे विश्लेषण से अगर एक बात घर ले जानी है तो वो ये है कि वेग एक सदिश यानी वेक्टर राशि है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो परीक्षाओं में किसी ना किसी रूप में जरूर पूछा जाता है। उम्मीद है कि अब चाल और वेग के बीच का हर कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगले विश्लेषण में हम पता लगाएंगे कि जब आप गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो असल में होता क्या है। हम त्वरण यानी एक्सेलरेशन के रहस्य को उजागर करेंगे। तो तैयार रहिएगा, मिलते हैं अगले विश्लेषण में। चलिए आज फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब हम बाइक या कार का एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो असल में होता क्या है, आज इसी की बात करेंगे। अच्छा, एक बहुत ही सीधा सा सवाल है जो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। हम सब एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि फिजिक्स की नजर से इसका असली मतलब क्या है? हाँ, पहला जवाब तो दिमाग में यही आता है ना, कि भाई स्पीड बढ़ानी है। बिल्कुल सही। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में ये कहानी बस इतनी सी नहीं है, इसमें एक और गहरा मतलब छिपा है। और बस यही है हमारा आज का टॉपिक, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो चलिए अब जरा इसको और अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कि इस एक्सेलरेटर का असली काम है क्या और ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने से कहीं ज्यादा है। तो देखो, फिजिक्स की भाषा में एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन की दर। अब यहां पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है वेग में परिवर्तन, सिर्फ स्पीड नहीं। मतलब सीधी सीधी भाषा में समझें तो आपकी वेलोसिटी हर सेकंड कितनी तेजी से बढ़ रही है या फिर घट रही है। मान लीजिए कोई गाड़ी 0 से 60 की स्पीड सिर्फ 5 सेकंड में पकड़ लेती है, तो हम कहेंगे उसका त्वरण बहुत ज्यादा है। और अगर उसे 20 सेकंड लगते हैं तो त्वरण कम है। ठीक है, मतलब तो हमें समझ आ गया, पर अब सवाल यह है कि इसको नापते कैसे हैं। इसका कोई फॉर्मूला भी तो होगा ना, है ना? चलिए देखते हैं। ये रहा वो फॉर्मूला। देखने में बहुत सिंपल है और सच कहूं तो है भी। चलो अब इसके हर एक हिस्से को एक एक करके समझते हैं ताकि ये दिमाग में एकदम फिट हो जाए। यहां ए का मतलब है एक्सेलरेशन यानी त्वरण, वी है फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद वाली वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी यानी जहां से हमने शुरुआत की, और टी का मतलब है इस बदलाव में कितना टाइम लगा। और हाँ, ये चीज तो बिल्कुल नहीं भूलनी है, इसकी एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एग्जाम में यह सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको एकदम रट लीजिए, m/s²। अच्छा, एक बात और, जैसा मैंने कहा त्वरण का मतलब सिर्फ रफ्तार बढ़ाना नहीं होता, रफ्तार का घटना भी त्वरण ही है। आइए इसे रोज की जिंदगी के कुछ उदाहरणों से समझते हैं। तो देखो, हमारे पास दो तरह के त्वरण होते हैं। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी धनात्मक त्वरण, और जब वेलोसिटी घटती है तो वो होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी ऋणात्मक त्वरण। एक और जरूरी बात, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम भी है, मंदन या इंग्लिश में रिटार्डेशन। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जब भी कोई चीज धीमी हो रही होगी तो ए की वैल्यू हमेशा माइनस में लेनी है। इसको ऐसे समझो, ट्रैफिक लाइट हरी हुई और आपने बाइक भगाई, स्पीड बढ़ी तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और मान लो अचानक सामने कोई कुत्ता आ गया और जोर से ब्रेक लगाए, स्पीड घटी तो ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी मंदन। चलिए अब फटाफट से वो सारे जरूरी पॉइंट्स एक साथ देख लेते हैं जो एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए समझ लीजिए कि रामबाण फल। ये स्लाइड सबसे जरूरी है। ये 5 बातें, त्वरण क्या है, पॉजिटिव ए का मतलब स्पीड बढ़ना, नेगेटिव ए का मतलब स्पीड घटना यानी मंदन, इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट ms²। अगर ये याद है तो त्वरण का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। यकीन मानिए, रेलवे और एसएससी जैसे एग्जाम्स में इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल साफ हैं तो सवाल देखते ही सॉल्व हो जाएगा। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं, सोचिएगा जरूर। अगर किसी चीज की स्पीड तो एक जैसी है, वो बदल नहीं रही, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, जैसे कोई चीज गोल गोल घूम रही हो, तो क्या वहां त्वरण होगा? सोचिएगा इसके बारे में। हम अपने अगले विश्लेषण में इस पर बात करेंगे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में अक्सर एक चीज है जो सिरदर्द बन जाती है और वो है ग्राफ। लेकिन क्या हो अगर ग्राफ को समझना उतना ही आसान हो जाए जितना कि एक सीधी लाइन खींचना? आज हम इसी डर को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। हाँ, मोशन यानी गति के यही टेढ़े मेढ़े ग्राफ, अक्सर इनको देखकर लगता है कि पता नहीं क्या है ये। पर जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक लाइन को देखकर ये पता चल जाए कि कोई गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है या कब ब्रेक लगा रही है, तो कैसा रहेगा? चलिए आज ग्राफ के इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं।
तो सबसे पहले राज से पर्दा उठाते हैं और वो है दूरी समय ग्राफ। देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ है। ये ग्राफ असल में एक कहानी सुनाता है, समय और दूरी के बीच के रिश्ते की। चलिए देखते हैं कि इस कहानी को पढ़ते कैसे हैं। इसको समझने का नियम बहुत ही आसान है। जो लेटी हुई रेखा है ना, यानी एक्स एक्सिस, वो हमेशा गुजरते हुए समय को दिखाती है, और जो सीधी खड़ी रेखा है वाई एक्सिस, वो ये बताती है कि कितनी दूरी तय की गई है। बस समय और दूरी। अच्छा, अब आती है पहली और सबसे काम की ट्रिक। अगर दूरी समय ग्राफ पर आपको एक सीधी ऊपर जाती हुई रेखा दिख जाए तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स्ड रफ्तार से चल रहा है। स्पीड न कम हो रही है न ज्यादा, और इसी को हम फिजिक्स की भाषा में एक समान चाल या यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। और अब एक सुपर ट्रिक। ये जो सीधी लाइन आपको दिख रही है, इसकी ढलान, मतलब इसका जो झुकाव है जिसे हम स्लोप कहते हैं, वो हमें सीधे सीधे उस गाड़ी की चाल यानी स्पीड बता देती है। लाइन जितनी ज्यादा खड़ी होगी, मतलब ढलान जितनी ज्यादा होगी, स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। है ना कमाल की बात? बहुत बढ़िया। तो दूरी समय ग्राफ तो अब अपनी मुट्ठी में है। पर क्या होगा अगर हमें ये जानना हो कि गाड़ी की स्पीड बदल रही है या नहीं, मतलब वो तेज हो रही है या धीमी? यही पर आता है हमारा दूसरा और भी पावरफुल ग्राफ, वेग समय ग्राफ। इस ग्राफ में दो बातें खास हैं। पहली, अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो समझ जाइए कि एक्सेलरेटर पर पैर दबाया जा रहा है, मतलब स्पीड लगातार बढ़ रही है। इसे ही हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। और दूसरी बात, अगर लाइन समय वाली एक्स एक्सिस के समानांतर एकदम सीधी है तो इसका मतलब है कि गाड़ी एक ही स्पीड पर चल रही है, कोई बदलाव नहीं हो रहा, यानी त्वरण 0 है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनिए। ये सचमुच एक एग्जाम गोल्ड माइन है। वेग समय ग्राफ की लाइन के नीचे जितना भी हिस्सा आता है, उसका जो क्षेत्रफल यानी एरिया होता है, वो हमें सीधे सीधे ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई कुल दूरी बता देता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो हमने ग्राफ की कहानी को पढ़ना सीख लिया है। अब इन सीधी टेढ़ी लाइनों का डर तो यकीनन खत्म हो गया होगा। अब हम इस चैप्टर के अगले और सबसे दमदार हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम ग्राफ की इस समझ को समीकरणों मतलब इक्वेशंस में बदलेंगे। तो अब बताइए, ग्राफ का डर खत्म हुआ कि नहीं? मुझे यकीन है कि अब आप किसी भी मोशन के ग्राफ को सिर्फ देखकर उसकी पूरी कहानी बता सकते हैं कि गाड़ी कब चली, कब तेज हुई और कब एक ही रफ्तार पर चलती रही। और अब बारी है इस चैप्टर के असली बाहुबली की, गति के 3 समीकरण। अपने अगले विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे ग्राफ की ये समझ हमें उन समीकरणों तक ले जाती है और कैसे उनकी मदद से मुश्किल न्यूमेरिकल भी चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो उस अगले हिस्से के लिए तैयार रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम गति यानी मोशन के वो 3 मास्टर फॉर्मूले देखने वाले हैं। अरे इन्हें फॉर्मूले क्या कहें, ये तो अचूक हथियार हैं। इनसे मोशन का कोई भी कैसा भी न्यूमेरिकल आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा है, पर जवाब उतना सीधा नहीं है। सवाल ये है कि क्या कोई भी चीज कभी भी सच में रुकी हुई होती है? क्या कुछ भी सच में एट रेस्ट होता है? अब देखिए, मोशन को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले एक बात गांठ बांध लेनी होगी, और वो ये है कि सब कुछ रिलेटिव है, यानी सापेक्ष है। आसान भाषा में कहूँ तो ये बस देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है। इसको ना एक ट्रेन वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं, तो आपके सामने जो दूसरा पैसेंजर बैठा है वो तो आपके लिए एकदम स्थिर है ना, रेस्ट पर है। लेकिन जरा सोचिए, जो आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसके लिए तो आप दोनों ही मोशन में हैं, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन चल रही है। देखा? तो इससे क्या समझ में आया कि भाई गति या मोशन जो है वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे देख कहां से रहे हैं, और इसी देखने वाली जगह को, इसी नजरिए को फिजिक्स की भाषा में हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मोशन आखिर है क्या। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इसको नापने के 2 सबसे बेसिक, सबसे जरूरी तरीके कौन कौन से हैं। तो यहाँ ना 2 चीजें हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। एक है दूरी यानी डिस्टेंस, और दूसरा है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। देखिए, दूरी का मतलब है आपने टोटल कितना रास्ता तय किया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं।
वहीं दूसरी तरफ है विस्थापन। ये क्या है? ये है आपके शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की सबसे छोटी, एकदम सीधी दूरी। और क्योंकि ये सीधी दूरी है तो इसमें डायरेक्शन भी होगी, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हाँ, यही वजह है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। इसको एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप घर से 5 किलोमीटर दूर बाजार गए और फिर वापस घर आ गए, तो आपने दूरी कितनी तय की? 5 जाने की और 5 आने की, यानी टोटल 10 किलोमीटर। लेकिन आपका विस्थापन वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि आप जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। आपका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो मोशन में हो रहे बदलाव को मापता है, मतलब गति का एक्सेलरेटर, जिसे हम फिजिक्स में कहते हैं त्वरण या एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है क्या? सीधा सा मतलब है वेलोसिटी में चेंज होने का रेट। और भी आसान भाषा में कहूं तो आपकी स्पीड या डायरेक्शन कितनी तेजी से बदल रही है, बस यही है एक्सेलरेशन। नाम से ही पता चल रहा है ना, बिल्कुल आपकी गाड़ी के एक्सेलरेटर पेडल की तरह। ये 2 तरह का हो सकता है। जब स्पीड बढ़ रही हो तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जैसे हरी बत्ती होने पर आप रेस देते हैं। और जब स्पीड घट रही हो, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं, तो उसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका एक और नाम है रिटार्डेशन। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। अब हम देखेंगे मोशन के वो 3 मास्टर फॉर्मूले। ये वो रामबाण हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स की कोई भी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करने की एक शर्त है, एक बहुत जरूरी शर्त। ये तभी काम करेंगे जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, यानी कांस्टेंट हो, बदल ना रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई चीज हवा में बिना किसी रुकावट के गिर रही है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। तो ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला, v = u + at। यहाँ v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। इसे कब इस्तेमाल करना है? जब आपके सवाल में दूरी यानी s के बारे में कोई बात ही ना की गई हो। अब आता है दूसरा फॉर्मूला, s = ut + ½ at²। इसे आप तब यूज करेंगे जब सवाल में फाइनल वेलोसिटी यानी v मिसिंग हो, उसके बारे में कुछ ना दिया गया हो। और ये है हमारी तीसरी और आखिरी मास्टर की, 2as = v² - u²। ये फॉर्मूला आपका तब साथ देगा जब सवाल में टाइम यानी t का कोई अता पता ना हो। तो ये तो हो गए फॉर्मूले, पर अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रो टिप्स, कुछ ऐसी शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ जो इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करना एकदम बच्चों का खेल बना देंगे। इन 3 गोल्डन रूल्स को हमेशा याद रखिएगा। पहला, अगर सवाल में लिखा है कि कोई चीज विराम से शुरू हुई यानी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो बिना सोचे समझे इनिशियल वेलोसिटी u को 0 लिख दो। दूसरा, अगर लिखा है कि ब्रेक लगाकर गाड़ी रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी v को 0 कर दो। और तीसरा, जब भी वेलोसिटी कम हो रही हो तो याद रखना एक्सेलरेशन a की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में लेनी है, बस। तो ये फॉर्मूले एक सीधी लाइन में हो रहे मोशन को समझने के लिए तो बढ़िया हैं, लेकिन क्या मोशन हमेशा सीधा ही होता है? नहीं ना। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसका मतलब है कि गति की हमारी ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और भी कई मजेदार कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। और यहीं पर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जागा हूँ। जरा सोचिए, अगर किसी चीज की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मान लीजिए गाड़ी का स्पीडोमीटर 60 पर अटका हुआ है, तो फिर वो एक्सेलरेट कैसे कर सकती है? उसमें त्वरण कहाँ से आ गया? इसका जवाब ना डायरेक्शन के बदलाव में छिपा है। सोचिएगा इस पर जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। कभी सोचा है कि कोई चीज एक ही स्पीड से चल रही हो और फिर भी उसमें एक्सेलरेशन हो रहा हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम फिजिक्स के इसी मजेदार पैराडॉक्स को सुलझाएंगे, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की स्पीड तो एकदम कांस्टेंट हो, मतलब ना घटे ना बढ़े, लेकिन फिर भी वो एक्सेलरेट कर रही हो? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर हल करने वाले हैं। देखिए, इस पहेली का जो जवाब है ना, वो 2 शब्दों के फर्क में छिपा हुआ है। एक है चाल और दूसरा है वेग। हम अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, पर फिजिक्स की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए सबसे पहले इनके बीच का ये फर्क ही समझ लेते हैं। तो देखो, चाल यानी कि स्पीड बस ये बताती है कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है।
जैसे गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस बात खत्म। लेकिन वेग यानी वेलोसिटी, इसमें एक चीज और जुड़ जाती है और वो है दिशा। मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर। तो वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। बस यही है सारा खेल। चलिए अब इस थियरी को एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसा उदाहरण जो हम सब ने कभी ना कभी किया जरूर होगा। इससे सारी बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो जिस मोशन की हम बात कर रहे हैं वो है एक समान वृत्तीय गति। आसान भाषा में कहें तो जब कोई चीज एक ही स्पीड से बिना रफ्तार बदले गोल गोल घूमती है। जरा सोचिए, एक धागे में पत्थर बांधकर उसे सिर के ऊपर गोल गोल घुमाया जा रहा है। मान लेते हैं कि पत्थर 10 मीटर प्रति सेकंड की एक फिक्स स्पीड से घूम रहा है। स्पीड तो फिक्स हो गई, पर क्या उसकी दिशा भी फिक्स है? नहीं, हर एक पल उस सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पर उसकी दिशा लगातार बदल रही है। और जैसा हमने अभी सीखा, अगर दिशा बदल रही है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी भी बदल रही है। और बस यहीं पर सारा राज खुल जाता है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता क्या है? वेग में बदलाव, अ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर पत्थर का वेग लगातार बदल रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है ना? कमाल की बात, स्पीड वही पर फिर भी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हमारी पहेली सुलझ गई। जब भी कोई चीज एक समान गति से गोल घूमती है तो वो हमेशा एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है। मतलब वो हमेशा त्वरण कर रही होती है, भले ही उसकी स्पीड का कांटा एक ही जगह पर क्यों ना अटका हो। बहुत बढ़िया। अब जब ये कमाल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि आरआरबी और एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे जुड़े सवालों को आसानी से कैसे हल किया जा सकता है। अगर एग्जाम में सर्कुलर पाथ पर स्पीड निकालने को आ जाए तो ये फॉर्मूला एकदम याद रखना है। सिंपल सा लॉजिक है, स्पीड होती है दूरी बटे समय। यहाँ दूरी क्या है? उस सर्कल का घेरा यानी 2πr, और समय है एक चक्कर पूरा करने में लगा टाइम यानी t। और ये रही एक सुपर हिट एग्जाम ट्रिक। इसे तो गांठ बांध लीजिए। अगर गोल घुमाते हुए वो धागा अचानक टूट जाए तो पत्थर गोल घूमना बंद कर देगा। वो सीधा उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में वो टूटने के ठीक उस पल में जा रहा था। और इसी सीधी लाइन को कहते हैं स्पर्श रेखा या टेंजेंट। तो आज की मुख्य बातें क्या रहीं? चलो एक बार फटाफट दोहराते हैं। क्या स्पीड कांस्टेंट रहते हुए एक्सेलरेशन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। वेलोसिटी क्या है? स्पीड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन। डायरेक्शन बदलने से क्या होता है? वेलोसिटी बदलती है। और वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। बस इतनी सी ही तो बात है। अच्छा, अब जाते जाते एक सवाल। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगभग एक ही स्पीड से चक्कर लगाती है। तो आज जो कुछ भी हमने सीखा उस हिसाब से क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम सब जिस पृथ्वी पर हैं वो लगातार एक्सेलरेट कर रही है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।